क्योंकि फैमिली के दबाव की वजह से मेरी शादी अपर क्लास की बड़ी बेटी फू या नरान से हो जाती है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं उसके लिए सिर्फ उसके बाई युएंग का रिप्लेसमेंट हूं। अब उसका बाई युएंग वापस देश लौटने वाला है, जिस पर मुझे लगता है कि अब मेरे यहां से चले जाने का समय आ गया है। ताकि किसी को शक न हो, मैं अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर निकलता हूं, जिसके अंदर मेरे आखिरी गोल्ड बार्स और थोड़े से कैश रखे होते हैं। मैं इस घर से जुड़ी कोई भी निशानी अपने साथ नहीं रखना चाहता, जिस पर मैंने बहुत पहले से अपने लिए पीछे हटने का रास्ता तैयार कर रखा था। मैंने पहले ही एक दूर के छोटे से टाउन को चुन लिया था, जहां जाकर अकेले नई जिंदगी शुरू करने का प्लान बना रखा था। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलता हूं, तभी फू यानरान अचानक आकर सीधे मेरे सीने से टकरा जाती है, जिस पर वह पागलों की तरह मेरे शरीर पर अपने निशान छोड़ने लगती है। इसके बाद वह मेरा बैग खींचकर उसकी तलाशी लेने लगती है। उसके होंठों पर तो फिक्र दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में साफ शक छिपा होता है। लेकिन मैं उसके इस ड्रामे का बहुत पहले से आदी हो चुका हूं। मैं चुपचाप उसके पूरे नाटक के खत्म होने का इंतजार करता हूं, बल्कि खुद ही उसके करीब जाकर उसे एक किस भी कर देता हूं, जिस पर वह हमेशा की तरह नकली मुस्कान के साथ मुझे गुड हस्बैंड कहती है। लेकिन तभी वह शर्माते हुए मुस्कुराती है और अपने हाथों से मेरे लिए स्पेशली बनवाया हुआ एक ब्रेसलेट पहनाती है। हबी, ये हमारा एनिवर्सरी ब्रेसलेट है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इसे पहनकर रखना ताकि तुम्हें मेरी याद आती रहे। आज रात ठीक 8 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल अंदर ही अंदर कड़वाहट से भर जाता है, लेकिन फिर भी मैं मजबूरी में सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता हूं। लंच के बाद मैं बहाना बनाकर उससे अलग रास्ते पर निकल जाता हूं और फिर जाकर दूसरी कार में बैठ जाता हूं। रियर व्यू मिरर में दूर होती उस छोटी सी काली परछाई को देखते हुए मेरी नजर धीरे से अपनी कलाई पर चली जाती है। अब जब मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो इस ब्रेसलेट को संभाल कर रखने का भी कोई मतलब नहीं बचता। ये ब्रेसलेट सिर्फ एक स्पेशल की से ही निकल सकता है, लेकिन ऐसे काम तो प्रोफेशनल्स ही अच्छे से करते हैं। यही सोचकर मैं ड्राइवर से शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोकने के लिए कहता हूं। गाड़ी मॉल के मेन गेट पर रोक दो। जिस पर ड्राइवर तुरंत कहता है, सर, मैडम ने रास्ते में कहीं भी गाड़ी रोकने से मना किया है। लेकिन मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह ऐसा ही कहेगा, इसलिए मैं बिना घबराए अपना फोन निकालता हूं और पुराने मैसेजेस में जाकर एक वॉइस रिकॉर्डिंग चला देता हूं। रिकॉर्डिंग में फुयानरान की आवाज आती है, उन्हें शॉपिंग करके कुछ गिफ्ट्स खरीदने दो। जैसे ही रिकॉर्डिंग में फुयानरान की आवाज गूंजती है, ड्राइवर के माथे पर तुरंत पसीना आ जाता है और वह बिना एक शब्द बोले गाड़ी साइड में लगाकर रोक देता है। लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरता हूं, ड्राइवर एक पल के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, जिस पर मैं सीधे एक ऐसी दुकान में चला जाता हूं जिसके बाहर लिखा होता है ब्रेसलेट रिपेयर एंड रिमूवल। शॉप का मालिक एक उम्रदराज आदमी होता है। वह बिना सिर उठाए पूछता है, ब्रेसलेट खरीदना है? मैं हल्के से सिर हिला देता हूं और दिखावे के लिए काफी देर तक काउंटर के सामने खड़े होकर ब्रेसलेट देखने लगता हूं। वो वाला दिखाइए। जैसे ही वह ब्रेसलेट निकालता है, मैं तुरंत अपनी कलाई उसकी तरफ बढ़ा देता हूं। अंकल, मैं यही ब्रेसलेट पहनना चाहता हूं, लेकिन जो ब्रेसलेट अभी मेरे हाथ में है वो निकल नहीं रहा। क्या आप इसे निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। वह बिना ज्यादा सोचे तुरंत मान जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपने टूल्स निकालने के लिए झुकता है, उसकी नजर मेरी कलाई में पहने ब्रेसलेट पर पड़ती है, जिस पर उसका चेहरा अचानक बदल जाता है और वह सिर उठाकर मुझे ध्यान से देखने लगता है। यंग मैन, इस ब्रेसलेट का लॉक बहुत खास है। अगर इसके साथ वाली ओरिजिनल की नहीं है, तो इसे बिना तोड़े निकालना नामुमकिन है। सिर्फ लॉक तोड़कर ही इसे निकाला जा सकता है। कोई बात नहीं अंकल, आप इसे तोड़ दीजिए। मेरी बात सुनते ही वह सब कुछ समझ जाता है। आखिर वह कैसे नहीं पहचानता? यह ब्रेसलेट उसी की बनाई हुई एक्सक्लूसिव डिजाइन थी, जिसे उसने फू यनरन के कहने पर उसके सबसे खास इंसान के लिए तैयार किया था। और अब उसके सामने खड़ा यह लड़का साफ तौर पर उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार ब्रेसलेट निकल जाता है, जिस पर मेरी आंखों में छिपी खुशी किसी भी तरह नहीं छिप पाती। मैं पैसे देकर वहां से बाहर निकल जाता हूं और करोड़ों की कीमत वाला वह ब्रेसलेट बिना एक पल सोचे सीधे कूड़ेदान में फेंक देता हूं। पीछे खड़ा ड्राइवर यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। जैसे ही मैं वापस कार में बैठता हूं, तभी शॉपिंग मॉल की बड़ी एलईडी स्क्रीन अचानक चमक उठती है और उस पर मशहूर एक्टर किन शुहुआन का चेहरा दिखाई देने लगता है। मैं पहले से जानता था कि वही फू यानरान का बाई युएंग है, और इस पूरे मॉल में उसके एडवर्टाइजमेंट्स किसने लगवाए हैं ये बिना बोले ही समझ में आ जाता है। इसी दौरान मेरा फोन लगातार बजने लगता है। कॉल फू यानरान की होती है। उसने ब्रेसलेट की लोकेशन गायब होते ही सब समझ लिया था, जिस पर मैं जानबूझकर आखिरी रिंग तक इंतजार करता हूं और फिर कॉल उठाता हूं। हेलो हब्बी, तुम शॉपिंग मॉल गए हो क्या? उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, उसमें ना खुशी थी और ना ही गुस्सा। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए अपने अंदर की घबराहट दबा लेता हूं। नहीं, अभी रास्ते में हूं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह मेरी बात पर सचमुच यकीन कर लेती है।
ठीक है, घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। कॉल कटने के बाद मेरी नजर फैमिली के मैसेज पर जाती है। सुओ सुओ वापस देश आ गई है, उससे दूर रहना और घर वापस मत आना। यह मैसेज देखकर मैं खिड़की के बाहर देखने लगता हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही कार हवेली के अंदर पहुंचती है, बटर मुझे देखते ही घबरा जाता है, जिस पर वह हाथ में पकड़ी पानी की बोतल फेंक कर तुरंत घर के अंदर भाग जाता है। मैं अपना बैग लेकर कार से उतरता हूं, लेकिन अभी मैं दरवाजे तक भी नहीं पहुंचता कि मेरी मां गुस्से में बाहर निकल आती है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? मैंने मना किया था, फिर भी तू यहां वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसकी बात सुनकर मेरा सीना हल्का सा दर्द करने लगता है। वह मेरी सगी मां थी, मैं ही चू फैमिली का असली बेटा था, लेकिन फिर भी वह हमेशा अडॉप्टेड डॉटर सुओ सुओ का ही साथ देती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कई साल पहले मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में सुओ सुओ जानबूझकर मेरे करीब आई थी। मैंने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन मॉम और डैड ने बिना सच जाने मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी एक भी बात सुनना जरूरी नहीं समझा, जिस पर उसी दिन से मैं फैमिली के लिए सिर्फ एक टूल बनकर रह गया और आखिर में मेरी पॉलिटिकल मैरिज फू यानरान के साथ कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ अडॉप्टेड सिस्टर सुओ सुओ आज नाम, पैसा और करियर तीनों हासिल कर चुकी थी। मैंने तुझे साफ कहा था कि दोबारा इस घर में मत आना, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अपनी मां को मेरे सामने इस तरह पागलों की तरह चिल्लाते हुए देखकर मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। इसके बाद मैं अपनी पॉकेट से ग्रैंडपा की विल निकालता हूं। मैं यहां सिर्फ ग्रैंडपा की छोड़ी हुई चीजें लेने वापस आया था। मेरी मां 2 सेकंड के लिए पूरी तरह चुप रह जाती है, जिस पर अगले ही पल उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई देने लगता है। तू तो पहले ही फू फैमिली की बड़ी बेटी से शादी कर चुका है, फिर भी अब इस इनहेरिटेंस पर नजर रखने वापस आ गया? मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। मैं सिर्फ शांत आवाज में कहता हूं, मुझे सिर्फ एक कार और 2 लाख युआन कैश चाहिए, अभी के अभी। वह कुछ पल के लिए सोचने लगती है और उसकी नजरें लगातार इधर उधर घूमने लगती हैं। आखिर ग्रैंडअपा की छोड़ी हुई 50% शेयर्स और दर्जनों प्रॉपर्टीज के मुकाबले मेरी यह मांग बहुत छोटी थी, जिस पर अगले ही पल उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। रुक यहीं, मैं अभी लेकर आती हूं। वह अंदर जाकर कार की और कैश लेकर आती है, लेकिन साथ ही एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी मेरे सामने रख देती है। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि मैं अपनी मर्जी से बाकी सारी इनहेरिटेंस पर अपना हक छोड़ रहा हूं। बगल में खड़ा बूढ़ा बटलर यह सब बड़ी ठंडी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ छिपी हुई थी। उसी ने कई साल पहले जानबूझकर सारे सबूत छिपा दिए थे और ऐसी गलतफहमियां पैदा की थीं कि मॉम और डैड हमेशा मेरे और फैमिली के रिश्ते को गलत समझते रहे, जिस पर मुझे लंबे समय तक इसी घर में ठुकराया जाता रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने आखिरकार मुझे उस घमंडी और जिद्दी फू यानरान के साथ पॉलिटिकल मैरिज करने के लिए भी मजबूर कर दिया। जैसे ही मैं चू फैमिली के गेट से बाहर निकलता हूं, मैं उसी वक्त अपना सिम कार्ड तोड़ देता हूं। फोन पर फू यानरान की 99 मिस्ड कॉल्स देखकर मेरे दिल को एक अजीब सी राहत महसूस होती है। इसके बाद मैं बिना रुके पूरी रात ड्राइव करता रहता हूं और आखिरकार पहले से तय किए हुए उस छोटे से टाउन में पहुंच जाता हूं। दूर से ही मुझे एक लड़की पत्थर के साइनेज के पास खड़ी दिखाई देती है। आप मिस्टर चू है ना? मैं हल्के से सिर हिलाता हूं। वह मुस्कुराते हुए मुझे एक टोकरी भरकर फ्रूट्स देती है और फिर मेरी कार में बैठ जाती है। हेलो, मेरा नाम ली श्याओयू है। कुछ देर बाद कार एक 3 मंजिला खूबसूरत हाउस के सामने जाकर रुकती है, जिसकी दीवारें रंग बिरंगे फूलों से ढकी हुई थीं। कोर्टयार्ड के बीचों बीच एक फाउंटेन बना हुआ था और उसके तालाब में खाने वाली टिलापिया फिश पाली गई थी। ली श्याओयू मेरा सामान उठाकर 2nd फ्लोर तक ले जाती है, जिसके बाद वह दरवाजे के बाहर रुककर विनम्रता से कहती है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाइएगा। उम्मीद है आपका वेकेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैं उसे तब तक देखता रहता हूं जब तक वह कॉरिडोर के आखिर में आंखों से ओझल नहीं हो जाती, जिसके बाद मैं अपना सूटकेस लेकर कमरे के अंदर चला जाता हूं। उसी समय चू फैमिली के मैंशन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि फू यानरान वहां पहुंच चुकी थी। कुछ देर पहले तक जो आलीशान विला शांत था, अब वहां टूटे हुए फर्नीचर और बिखरे हुए फ्लावर वेज पूरे फ्लोर पर फैले पड़े थे। मॉम और डैड डर के मारे कांप रहे थे और फू यानरान उस पूरे हॉल में बची हुई इकलौती सही सलामत सोफा पर बैठी हुई थी। पूरा घर इतना शांत था कि वहां सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। इधर मुझे इस टाउन में आए हुए 2 दिन हो चुके थे। यहाँ की शांति धीरे धीरे मेरे दिल के सारे जख्म भरने लगी थी। बस रात होते ही मेरे बगल का खाली बिस्तर देखकर ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आती थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना नया कैमरा लेकर बाहर निकल जाता हूँ। बेटा, कहाँ जा रहे हो? आंटी, मुझे 2 कैंडीज चाहिए। दुकान वाली आंटी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है। खुद ही उठा लो बेटा, पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं एक पल के लिए हैरान रह जाता हूँ। इस टाउन के लोग सच में बहुत अच्छे थे, तो फिर मैं बिना झिझक ले लेता हूँ। थैंक यू आंटी। वह मुस्कुराती है और तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक पेपर टिकट पर चली जाती है।
अरे हाँ बेटा, आज रात वाटर विलेज में बॉनफायर फेस्टिवल है, क्या तुम देखने चलोगे? मैं थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखता हूँ। बोनफायर फेस्टिवल? वह मुस्कुराते हुए समझाती है, यह हमारे टाउन का सबसे खास फेस्टिवल है। रात को सब लोग मिलकर डांस करते हैं, गाने गाते हैं और बहुत मजे करते हैं। इतना कहकर वह एक टिकट मेरे हाथ में रख देती है, जिस पर मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं और टिकट रख लेता हूं। थोड़ा आगे बढ़ते ही मैं उस वाटर विलेज को देख लेता हूं जिसका जिक्र आंटी ने किया था। तभी मुझे समझ आता है कि आज रात का फेस्टिवल वहीं होने वाला है। लेकिन आज मेरा प्लान सामने वाले पहाड़ पर जाकर पीले सरसों के फूलों की फोटोज लेने का था। कल शाम ली शाओयू ने ही मुझे बताया था कि वहां दूर दूर तक फैले हुए येलो फ्लावर्स का नजारा बेहद शानदार होता है। लेकिन वहां का रास्ता मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा निकला। जब मैं आखिरकार माउंटेन की चोटी पर पहुंचता हूं तो ठंडी हवा मेरे कपड़ों के आर पार गुजरती है और एक ही पल में मेरी सारी थकान दूर कर देती है। मैं फोटोज लेने में व्यस्त था कि तभी अचानक मुझे पता चलता है यहां तो मोबाइल सिग्नल भी आ रहा है। अगले ही पल मेरा फोन लगातार मैसेजेस से भरने लगता है। मैं जल्दी से फोन बंद करना चाहता था, लेकिन तभी मेरी नजर गलती से फू यानरान और किन शुहुआन के नाम पर चली जाती है। अनजाने में मेरी उंगली उसी पोस्ट पर दब जाती है। फोटो में दोनों के चेहरे पर बिल्कुल एक जैसी मुस्कान थी, जिस पर मुझे एहसास होता है कि जब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे दूर भाग रहा था, उसी वक्त वह आराम से किसी और के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही थी। मैं तुरंत फोन बंद कर देता हूं ताकि मेरा मन और ज्यादा परेशान ना हो। शाम को जब मैं वापस घर पहुंचता हूं तब तक ली शाओयू खाना बना चुकी होती है। मैं भी आदतन उसकी थोड़ी मदद करने लगता हूं। तभी मेरी नजर कोर्टयार्ड में रखी लायन डांस टीम की कॉस्ट्यूम्स पर पड़ती है। बगल वाले रूम में ठहरा हुआ गेस्ट लीफाई ली शाओयू की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तो आज रात मालिकन परफॉर्मेंस देने जा रही हैं क्या? जिस पर ली शाओयू का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है और वह जल्दी से खाना लेकर बाहर चली जाती है। इसके बाद ली फाई मेरी तरफ देखकर पूछता है, वैसे ब्रदर चू, क्या आप भी आज रात बॉनफायर फेस्टिवल देखने जा रहे हैं? मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूं, हाँ, सामने वाली आंटी ने सुबह मुझे एक टिकट दिया था, तो फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों साथ चलते हैं। रात ठीक 9 बजे मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे ली फेई का इंतजार करने लगता हूं। वह मुझे लेने अपनी मोटरसाइकिल पर आता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे किसी जरूरी काम के लिए बुला लिया जाता है, जिस पर जाने से पहले वह मेरे लिए सबसे अच्छी व्यू वाली सीट ढूंढ देता है। रोदोचू, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूं। मेरे बगल में बैठे एक अंकल बड़े उत्साह से मुझसे बात करने लगते हैं। छोटे भाई, तुम कैपिटल सिटी से आए हो ना, बड़े हैंडसम लग रहे हो। मैं हल्के से मुस्कुराकर सिर हिला देता हूं, लेकिन अगले ही पल उनकी अगली बात सुनकर मेरे शरीर का खून जैसे जम सा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में मुझे भी कैपिटल सिटी से आए कुछ लोग मिले थे। सब बहुत ही अमीर लग रहे थे, खासकर सबसे आगे चल रही वो लड़की। अरे, उसकी तो बात ही अलग थी। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। बिल्कुल टीवी की किसी एक्ट्रेस जैसी लग रही है। जिस पर वह सामने की तरफ इशारा करता है। मैं उसकी उंगली की दिशा में देखता हूं। सामने जलती हुई आग की रोशनी में खड़ी उस औरत की झलक मिलते ही मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसका चेहरा देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। मैं तुरंत सिर झुकाकर नीचे देखने लगता हूं, लेकिन मेरे हाथ में ली फेई का सामान था। मैं उसे वहीं छोड़कर भाग भी नहीं सकता था, जिस पर मैं घबराहट में भीड़ के बीच ली फेई को ढूंढने लगता हूं। लेकिन चारों तरफ लोगों की इतनी भीड़ थी कि वह कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी बॉनफायर और भी तेज जलने लगता है। चारों तरफ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लगते हैं और सामने का पूरा रास्ता ढक जाता है, जिस पर मुझे आखिर सिर उठाने की हिम्मत होती है। लेकिन उन नाचते हुए लोगों के बीच से भी वह अब तक वहीं खड़ी दिखाई दे रही थी। अब तो गया काम। मेरा दिल एकदम बैठ जाता है। उसी वक्त लायन डांस टीम हमारी तरफ आने लगती है। तभी अचानक कोई मेरे हाथ में एक गुलाब थमा देता है। मैं हैरानी से उनके पीछे देखने लगता हूं और तभी लायन हेड के नीचे से ली शाओयू बाहर निकलती है। उसे देखते ही मैं कुछ पल के लिए वहीं का वहीं रुक जाता हूं। वह सच में ली शाओयू थी। मैं बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चल देता हूं और अपने हाथ का सारा सामान उसके हवाले कर देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगता हूं, मेरी नजर सामने रखे मेकअप प्रोडक्ट्स पर पड़ती है, जिस पर मेरे दिमाग में अचानक एक पागलपन भरा आइडिया आता है। ये क्या मुझे बेच सकती हो? ली शाओयू मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है। बेचने की क्या बात है? आपको चाहिए तो आराम से यूज कर लीजिए। वैसे मैं शायद थोड़ा ज्यादा यूज करती हूं। कोई बात नहीं, आप जितना चाहे यूज कीजिए। इतना कहकर वह अपने बालों की हेयर क्लिप उतारती है और बाहर निकलते हुए कहती है, मैं बाहर जा रही हूं, जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिएगा। उसके जाते ही मैं तुरंत कंटूर पाउडर उठाकर अपने चेहरे पर जैसे तैसे लगाने लगता हूं, जिसके बाद मैं 200 युआन का नोट टेबल के नीचे दबा देता हूं और चुपके से दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाता हूं। लेकिन इस टाउन की गलियां किसी मेद से कम नहीं थीं। मैं बिना दिशा के चलता रहता हूं और कुछ ही देर में फिर उसी जगह वापस पहुंच जाता हूं। अरे, मैं तो यहां पहले भी आ चुका हूं ना, जिस पर मैं पहचान के लिए दीवार पर एक निशान बना देता हूं।
लेकिन तभी मेरी नजर एक पास आती हुई परछाई पर पड़ती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसी समय मेरे कानों में एक भारी आवाज सुनाई देती है। क्या आप रास्ता भूल गए हैं? मैं तुरंत अपनी मुट्ठियां कस लेता हूं और बिना सोचे भागने के लिए मुड़ता हूं, लेकिन सामने वाला पहले ही मेरा रास्ता रोक चुका था। हब्बी, भाग क्यों न उठे रहे हो? मैं घबराकर मुश्किल से लार निकलता हूं। जब कोई मेरा पीछा करेगा तो मैं भागूंगा ही। मेरी बात सुनते ही फू यानरान गुस्से और बेबसी में हल्का सा हंस पड़ती है, जिसके बाद वह मुझे और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। हब्बी, अब बहुत हो गया, चलो मेरे साथ घर चलो। उसकी बात सुनते ही मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है। मैं तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हूं। आपने गलत इंसान पहचान लिया है, मैं आपको जानता तक नहीं हूं। फू यानरान बिना कुछ कहे मेरा चेहरा पकड़ लेती है, जिस पर मेरे चेहरे पर लगाया हुआ मेकअप उसकी उंगलियों से थोड़ा सा साफ हो जाता है। वह मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, हब्बी, अब भी मानोगे नहीं? मैं घबराकर उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिस पर वह मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे बाहर की तरफ खींच ले जाती है। इन दिनों तुम कहां रह रहे थे? मैं झिझकते हुए जवाब देता हूं, अपर स्ट्रीट, एच टाउन में। कुछ देर बाद हम होमस्टे पहुंच जाते हैं। गेट पर पहुंचते ही एक छोटा पप्पी जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन फू यानरान उसकी तरफ देखती तक नहीं और सीधे मेरा हाथ पकड़कर बाथरूम के अंदर ले जाती है। वह मेरे चेहरे का मेकअप बार बार साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वह पूरी तरह उतर ही नहीं रहा था, जिस पर उसके चेहरे पर साफ बेबसी दिखाई देने लगती है। मैं कुछ सामान लेकर आती हूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वह बाहर चली जाती है। मैं चुपचाप उसके कदमों की आवाज दूर जाती हुई सुनता रहता हूं। यही मौका है, मैं तुरंत वहां से भागने का फैसला करता हूं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता हूं, फू यानरान ठीक बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होती है। वह धीरे धीरे मेरे करीब आती है। हबी, कहां जाने की सोच रहे थे? मैं घबराकर हकलाने लगता हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा था, जिस पर वह धीरे धीरे मुझे पीछे धकेलते हुए बेड पर बैठा देती है, फिर बिना एक भी शब्द बोले कमरे से बाहर निकल जाती है। दरवाजा भी बहुत धीरे से बंद करती है। असल में उसे पहले से पता था कि मैं भागने की कोशिश करूंगा, इसीलिए वह पूरे समय चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा भरी हुई थी। वह मन ही मन बुदबुदाती है, हब्बी, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? इसके बाद वह मेकअप रिमूवर लेकर वापस आती है और मेरा चेहरा अच्छे से साफ कर देती है। शायद पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं बेड पर हाथ पैर फैलाकर लेट जाता हूं और पता ही नहीं चलता कि कब गहरी नींद आ जाती है। फू यानरान मेरी सोती हुई शक्ल को चुपचाप देखती रहती है और धीरे से कहती है, हब्बी, क्या तुम्हारा दिल सच में पत्थर का बना है? छत पर लगा पुराना फैन लगातार चर्र चर्र की आवाज करते हुए घूम रहा था, लेकिन उससे बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आ रही थी। कुछ ही देर में मेरे माथे पर पसीने की पतली परत जमने लगती है, जिस पर फू यानरान तुरंत असिस्टेंट चेंग को मैसेज भेजती है और एक एसी लगवाने के लिए कहती है। असिस्टेंट चेंग बिना देर किए तुरंत लोगों को भेज देता है। कुछ मजबूत आदमी चुपचाप कमरे में आकर एसी इंस्टॉल कर देते हैं। जब वे देखते हैं कि अब मैं आराम से सो रहा हूं, तभी सब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन फू यानरान को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वह मेरे कमरे का हर कोना खंगालने लगती है। आखिर में उसे सिर्फ एक कैमरा मिलता है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह कैमरा को हाथ में लेकर धीरे से बुदबुदाती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हबी को फोटोग्राफी भी पसंद है। मैं हमेशा सोचती रही कि मैं उन्हें पूरी तरह जानती हूं, लेकिन अब लगता है मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि उन्हें आखिर चाहिए क्या। मुझे यह भी नहीं पता कि वह हमेशा मुझसे दूर भागना क्यों चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, मुझे यह भी नहीं पता कि उनके दिल में मेरे लिए आखिर क्या फीलिंग्स हैं। कभी कभी वह मेरी परवाह भी करते हैं, लेकिन हर बार उनकी आंखों में बहुत सारी उलझी हुई इमोशंस छिपी होती हैं। अगली सुबह मैं खाली खाली आंखों से खिड़की के बाहर देखता रहता हूं। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आती है, मेरी नजर धीरे से दरवाजे की तरफ चली जाती है। हबी, उठ गए? मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैं इतना दूर भाग कर आया, इतनी सुनसान जगह पर खुद को छिपाया, फिर भी वह मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गई। पहले मैंने लोगों से सुना था कि फू यानरान बहुत ज्यादा जिद्दी और छोटी छोटी बातों का बदला रखने वाली औरत है। अब मुझे यकीन होने लगा था कि वह बात सच थी। जब मैं कोई जवाब नहीं देता तो वह भी चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। मैं उसके चेहरे पर आया हुआ बदलाव महसूस करता हूं। कुछ पल तक सोचने के बाद मैं मजबूरी में थोड़ा सा आगे झुकता हूं और धीरे से उसे हल्का सा हग कर लेता हूं। फू यानरान को मनाना हमेशा बहुत आसान था। जैसे ही मैं उसे गले लगाता हूं, उसके चेहरे पर तुरंत खुशी लौट आती है। बहुत थक गया हूं, 3 दिन हो गए और अभी तक मुझे इस टाउन के किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का भी मौका नहीं मिला। खाना खत्म होने के बाद फू यानरान चुपचाप मुझे देखती रहती है, जबकि मैं पूरा खाना साफ कर रहा होता हूं। मुझे लगा था कि खाना खत्म होते ही
वो वापस लौटने की बात करेगी, जिस पर जैसे ही वो कचरा फेंकने बाहर जाती है, मैं तुरंत मुड़कर जाकर बेड पर ढेर हो जाता हूं। मैं मासूमियत से यही उम्मीद करता हूं कि शायद मेरी इतनी खराब हालत देखकर फू यानन को मुझ पर थोड़ा तरस आ जाए और इस बार मुझे छोड़ दे। जिस पर फू यानन चेन चेन को मैसेज करती है और आसपास की जगहों का एक ट्रैवल गाइड मेरे लिए मंगवा लेती है। उसे डर होता है कि शायद मेरी उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, इसलिए वो जानबूझकर उसे प्रिंट करवाकर मेरी राय पूछने आती है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आती है और मुझे बेड के कोने में पड़ा देखती है, वो तुरंत मेरे पास आकर मेरे बालों पर हाथ फेरने लगती है। अनशेन, पिछले कुछ दिनों में आप कहां कहां घूमने गए थे? उस वक्त मेरा मूड बहुत खराब होता है, इसलिए मुझसे एक शब्द भी नहीं निकलता। जिस पर फू येनन भी चुपचाप खड़ी रहती है और आगे कुछ नहीं कहती। आखिरकार मैं ही ठंडी आवाज में बोलता हूं, मैं फोटो खींचने गया था, फिशिंग करने गया था और पेपर काइट भी बनाई थी। जिस पर फू यानन बहुत ध्यान से मेरी बात सुनती है। उसकी नजर ट्रैवल गाइड के पन्नों पर घूमती रहती है और जिन जगहों पर मैं पहले ही जा चुका होता हूं, वो उन सब पर पेन से लाइन मार देती है। अनशेन, आज आपका कोई खास मन है कहीं जाने का या कुछ करने का? मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूं, लेकिन तभी मुझे अचानक कुछ याद आ जाता है और मेरी आंखों की चमक पल भर में गायब हो जाती है। पहले तो था, लेकिन अब नहीं। मैं धीरे से कहता हूं, शायू ने बताया था कि यहां पास में एक चाइनीज मेडिसिन शॉप है, जहां अपने हाथों से मच्छरों के काटने की दवा बनाई जाती है। सारी चीजें नेचुरल होती हैं। कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने इतना काट लिया था कि पूरा शरीर सूज गया था। मैं वहां जाकर ट्राई करना चाहता था, लेकिन अब लगता है उसकी भी कोई जरूरत नहीं रही। यह सुनकर जब फू यनयान मेरे चेहरे पर साफ नाराजगी देखती है, तो उसका भी सारा उत्साह खत्म हो जाता है। अनशेन, क्या आप मुझे गुस्से से मार ही डालना चाहते हैं? मैं कुछ पल के लिए चुप रह जाता हूं और इस बार उसके किसी भी एक्शन का विरोध नहीं करता। फू यनन कभी कभी बेहद डरावनी लगती है, खासकर तब जब भी मैं उससे भागने की कोशिश करता हूं और वो मुझे वापस पकड़ कर ले आती है। हर बार जब वो मुझे किसी भी कीमत पर यहां से जाना चाहते हुए देखती है, उसके चेहरे पर बेहद दर्द दिखाई देता है। उसका वो खामोश चेहरा, जिसमें वो कुछ नहीं कहती, हमेशा मेरे दिल पर एक भारी बोझ डाल देता है। मुझे समझ नहीं आता कि वो एहसास दया का है या घुटन का। अनशेन, प्लीज मुझे इग्नोर मत कीजिए। आपको जो चाहिए बस बोलिए। अगर वो चीज मैं कर सकती हूं तो मैं आपकी हर विश पूरी करूंगी। मेरी नजर हल्की सी हिलती है। मैं कुछ देर सोचता हूं और फिर मन ही मन कहता हूं, मैं डिवोर्स चाहता हूं। बेशक फू यानन मेरी बात सुन नहीं पाती, बल्कि वो धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेती है, जिस पर मेरे दिल का प्रेशर अचानक बहुत बढ़ जाता है। मैं गला साफ करता हूं और इस बार नॉर्मल आवाज में वही बात दोबारा कहने के लिए होंठ खोलता हूं। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसकी उन अंधेरी, भूत जैसी आंखों से टकराती है, मेरे दिल की धड़कन जैसे 2 पल के लिए रुक जाती है। जो शब्द मेरे होंठों तक आ चुके होते हैं, मैं उन्हें वापस निगल जाता हूं। मेरी नजर इधर उधर भटकने लगती है। काफी देर बाद मैं सिर्फ इतना कह पाता हूं, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। फू यनयान कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ उदास चेहरे से मुझे देखती रहती है। काफी देर बाद वो धीरे से पूछती है, क्या इतना भी नहीं हो सकता? उसकी बात सुनकर मेरे अंदर अचानक चिड़चिड़ापन भर जाता है। पता नहीं क्या सोचकर मैं हल्के से उसकी पेशानी पर उंगली से टैप कर देता हूं, लेकिन अगले ही पल वो मेरी उंगली पकड़ लेती है, जिस पर मेरी आंखों में हल्की घबराहट झलक जाती है। मैं उससे नजरें चुराने लगता हूं। मुझे ऐसा देखकर फू यानन का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। अनशेन, आपका मेरे ऊपर बहुत खतरनाक असर है। आपकी हर छोटी सी हरकत भी मेरे दिल को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अनशेन, कोई दूसरी विश मांग लीजिए। जो विश पूरी ही नहीं हो सकती, उसे बोलने का क्या फायदा? वो कुछ देर तक मुझे देखती रहती है, फिर काफी देर सोचने के बाद जैसे कोई बड़ा फैसला लेकर बोलती है, जब तक आपकी मांग बहुत ज्यादा नहीं होगी, इस बार आप जो भी कहेंगे मैं मान जाऊंगी। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूं और गंभीर आवाज में पूछता हूं, मैं यहां और कितने दिन रह सकता हूं? 2 दिन? नहीं, 2 दिन में तो अनशन का मन भी नहीं भरेगा। 1 हफ्ता कैसा रहेगा? उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा दिन रुक गए तो आप बिगड़ जाएंगे, और अगर आपको ये जगह पसंद आ गई और आपने मेरे साथ वापस आने से ही मना कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस 1 हफ्ता? मैं मन ही मन कड़वी हंसी हंस देता हूं। 1 हफ्ता मेरे लिए तो सिर्फ विल लिखने के लिए ही काफी होगा। क्या फुयनयान को इतनी जल्दी है? शायद उसकी मूनलाइट डिजीज अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तभी तो वो इतने बिजी शेड्यूल के बीच भी मेरे जैसे मामूली इंसान को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। आखिरकार मुझे एहसास होता है कि मैं खुद को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा था। फू यानन जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ मेरी गार्ड नीचे करवाने के लिए है। काफी देर की खामोशी के बाद मैं बोलता हूं, ठीक है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब नहीं आओगी। मैं जो भी करूंगा उसमें तुम कोई दखल नहीं दोगी। यह सुनते ही फू यनयान तुरंत मुंह फुलाकर बोलती है,
पति सामने हो और मैं उसके करीब भी न जाऊं? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। लेकिन अगले ही पल वो मेरी तरफ पप्पी आइज से देखने लगती है, जिस पर आखिरकार वो खुद ही हार मान जाती है। छोड़ो, छोड़ो, वादा तो कर ही दिया है। मैं भी अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। जैसा अनशन कहेंगे वैसा ही करूंगी। जिसके बाद मैं तय करता हूं कि पहाड़ों के अंदर मौजूद उस चाइनीज मेडिसिन शॉप में जरूर जाऊंगा। कम से कम 3 दिन और यहीं रुकना पड़ेगा। मैं अब और मच्छरों का शिकार नहीं बनना चाहता। मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, ठीक है। मैं आप दोनों को एक बार फिर ऊपर छोड़ देता हूं। जिस पर जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, फुयानन दरवाजे के सहारे खड़ी मुझे बेहद नाराज चेहरे से घूर रही होती है। मैं ऊपर से हल्की सी मुस्कान देता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्कुल नहीं हंस रहा होता। मैं उसकी तरफ ठंडी नजर से देखता हूं, हल्की सी स्नोट करता हूं और बिना कुछ कहे मैनेजर के पीछे पीछे चल देता हूं। जिस पर फुयानन गुस्से में दांत भींच लेती है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ मेरी पीठ पीछे मुंह बनाकर रह जाती है। हालांकि वो मजबूरी में मेरे पीछे चलती रहती है। तभी दूर से केबल कार की तरफ काफी शोर सुनाई देता है। पास पहुंचने पर फुयानन साफ सुनती है कि मैं कह रहा होता हूं, क्या 2 अलग अलग केबल कार मिल सकती हैं? मैं इनके साथ नहीं बैठना चाहता। मैनेजर तुरंत सिर हिलाकर कहता है, नहीं, एक केबल कार देना ही बहुत बड़ी रियायत है। यह सुनकर फुयानन हल्की नाराजगी के साथ मेरा हाथ पकड़ लेती है, जबकि मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती ही जा रही होती है। जिस पर जैसे ही मैनेजर वहां से चला जाता है, मैं तुरंत उसका हाथ छटक देता हूं और बिना एक पल गनवाए खुद जाकर केबल कार के अंदर बैठ जाता हूं। जिसके बाद फुयानन भी जल्दी से मेरे पीछे पीछे केबल कार के अंदर आ जाती है। सामने वाली सीट पूरी तरह खाली होती है, लेकिन फिर भी वो जिद करके मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ जाती है, जिससे मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन फुयानन हमेशा से लोगों के चेहरे पढ़ना अच्छी तरह जानती है। फिर भी इस बार वो जानबूझकर ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। यहां तक कि मेरी बार बार निकलती आहों को भी वो अनसुना कर देती है। बेबी, मैं उस मैनेजर की जॉब चेंज करवा देती हूं। आप अब नाराज मत रहिए प्लीज, ठीक है? मैं एक पल के लिए चुप रह जाता हूं और मुड़कर उस केबल कार मैनेजर की तरफ देखता हूं, जो बिल्कुल मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहता है। जरूरत नहीं। जिस पर फुयानन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, पति जी, आप बाहर वालों के साथ इतने सॉफ्ट और इतने काइंड रहते हैं, फिर मेरे लिए थोड़ा सा टॉलरेंस क्यों नहीं रख सकते? मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता हूं और मुझे उसकी बात बेहद हास्यास्पद लगती है। आखिर फू फैमिली की सबसे बड़ी यंग मिस होकर, जिसके पास सब कुछ है, जिसके लिए पूरा परिवार जान देने को तैयार रहता है, उसे आखिर किस बात की सिंपैथी और किस बात की अंडरस्टैंडिंग चाहिए? इसके बाद पूरे रास्ते हम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। जैसे ही केबल कार ऊपर पहुंचती है, मैं बिना एक पल रुके तुरंत नीचे उतर जाता हूं और फुयानन को काफी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगता हूं। लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद मुझे मजबूर होकर रुकना पड़ता है, क्योंकि मुझे रास्ते बिल्कुल याद नहीं रहते। जिस पर पीछे से फुयानन की हंसी भरी आवाज आती है, अनशेन, क्या आप किसी और के घर गेस्ट बनना चाहते हैं? मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर अपनी नाक छू लेता हूं। जब मैं पहली बार यहां आया था, तब श्याओयू ने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि पहाड़ के बीच वाले हिस्से से ऊपर रहने वाले लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से होती है जो बिना परमिशन उनके घर में घुस जाते हैं। अगर ऐसा किया तो डांट खाना तो छोटी बात होगी, ज्यादा सीरियस हुआ तो लोग चोर समझकर डंडों से मारकर बाहर भी निकाल सकते हैं। मुझे इतना असहाय देखकर फुयानन 2 सेकंड के लिए चुप रह जाती है। चलिए। जिस पर वो बिना एक पल की हिचकिचाहट के मेरे साथ आगे बढ़ जाती है। मैं अपनी पॉकेट से पेपर मैप निकालकर उसे दे देता हूं। यहां फोन सिग्नल नहीं आता, इसीलिए मैप ऐप भी काम नहीं करती। तुम्हारी डायरेक्शन सेंस अच्छी है, इसीलिए तुम ही रास्ता दिखाओ। फुयानन बिना कुछ कहे मैप लेकर आगे चलने लगती है। चाइनीज मेडिसिन शॉप एक बहुत पुराना और ट्रेडिशनल हाउस होता है, जिसमें आज भी पुराने जमाने वाली शांति और खूबसूरती साफ दिखाई देती है। मैं शॉप ओनर के पीछे अंदर जाने ही वाला होता हूं, तभी पीछे से कोई मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा खींच लेता है। जिस पर मैं पलटकर देखता हूं तो फुयानन बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ मेरे कपड़े ठीक कर रही होती है। मैं 2 सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह जाता हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उठने लगता है। तभी अंदर से शॉप ओनर की आवाज आती है, आ जाइए। जी। मैं तुरंत जवाब देता हूं और जल्दी जल्दी अंदर चला जाता हूं। अंदर का कमरा काफी बड़ा होता है। सारी चाइनीज मेडिसिन अलग अलग छोटे ड्रॉर्स में बहुत अच्छे से अरेंज की गई होती हैं। यह देखकर मेरी इंटरेस्ट अचानक काफी बढ़ जाती है। मैं अभी बैठता ही हूं कि फुयानन फिर से आकर मेरे बिल्कुल पास बैठ जाती है। जिस पर मैं शॉप ओनर को अपनी जरूरत बताता हूं। वो सामने रखी एक टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, सारा मटेरियल पहले से रखा हुआ है, आप खुद बनाकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ कई तरह के सैशेस भी हैं जिन्हें अपने साथ कैरी किया जा सकता है। बगल में पूरा इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। मैं उनके हाथ से टूल बॉक्स ले लेता हूं। इस बार फुयानन समझदारी दिखाते हुए मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती।
लेकिन उसकी नजर सामने रखे इंस्ट्रक्शन पेपर पर चली जाती है, जिसके बाद वो भी सामने रखी छोटी छोटी प्लेट्स से इंग्रेडिएंट्स उठाकर उन्हें मेजर करना शुरू कर देती है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता हूं। तुम्हें यह सब करना कैसे आता है? जिस पर फू यानन मेरी हर छोटी रिएक्शन नोटिस करते हुए मुस्कुराती है। ऐसे सैशेस तो मैंने पहले कभी नहीं बनाए, लेकिन बाकी ऐसी छोटी मोटी चीजों के साथ मैं बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट किया करती थी। उस वक्त दिमाग भी ज्यादा मैच्योर नहीं था। हर दिन इंटरनेट से सीखकर तरह तरह के पाउडर बनाने की कोशिश करती रहती थी। करीब 2 घंटे बाद आखिरकार मैं अपनी पसंद की एक मेडिसिन सैशे तैयार कर लेता हूं, जिस पर सबसे पहले मेरे मन में यही आता है कि इस खुशी को शेयर करने के लिए इस वक्त यहां सिर्फ फू यानन ही मौजूद है। मैं सक्सेस हो गया। यह सुनते ही फू यानन की आंखें खुशी से हल्की सी मुड़ जाती हैं। मेरे रिएक्शन तो सबसे अमेजिंग है। वो बिना किसी कंजूसी के मेरी तारीफ करती रहती है। एक वक्त था जब मेरी लाइफ भी खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो मेरे भले के लिए सब कर रहे हैं, जिस पर बिना किसी वजह के मुझे डांटते रहे और कई बार तो बाहर वालों का साथ देकर मुझे ही गलत ठहरा दिया। उन पुरानी बुरी यादों का सिलसिला फिर से मेरे दिमाग में लौट आता है। मैं सामने रखा क्लीनिंग टूल उठाता हूं और शॉप ओनर के वापस आने से पहले टेबल साफ करने लगता हूं, लेकिन तभी फू यानन मेरे हाथ से टॉवेल छीन लेती है। अनशेन, रहने दीजिए, मैं कर देती हूं, आप जाकर वहां बैठिए। मैं उसकी तरफ देखता हूं, फिर अपनी टेबल की तरफ नजर डालता हूं। मेरी जगह इतनी बिखरी हुई होती है जैसे वहां कूड़े का ढेर लगा हो। फिर मैं फू यानन की टेबल की तरफ देखता हूं। उसकी जगह इतनी साफ सुथरी होती है जैसे वहां किसी ने कभी काम ही ना किया हो। तभी अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मैं धीरे से घबराकर कहता हूं, जल्दी करो। फू यानन मुस्कुराती है और अपना चेहरा मेरे बेहद करीब ले आती है। तो पहले मुझे किस कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं हिलता। अगर किस नहीं मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं होगा तो मैं टेबल भी साफ नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वो हल्के से आंख झपकाती है और धीरे से मेरी कलाई पकड़ लेती है। उसी वक्त मुझे दिखता है कि शॉप ओनर वापस आने ही वाले हैं, जिस पर मजबूर होकर मैं जल्दी से झुकता हूं और उसके गाल पर हल्का सा किस कर देता हूं। बस इतना मिलते ही फू यानन पूरी तरह खुश हो जाती है और तुरंत मुड़कर बड़े जोश के साथ टेबल साफ करने लगती है। शॉप ओनर बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। वो बड़ी सावधानी से हमारे दोनों मेडिसिन सैशेट्स पैक करते हैं। इतना ही नहीं, वो मुझे एक्स्ट्रा गिफ्ट के तौर पर जिंजर बाम की एक बॉटल और मेडिकेटेड ऑयल का एक बॉक्स भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूं। शॉप ओनर का एक बेटा भी होता है, जिसके बाद हम दोनों उनके साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। उसी वक्त उनका बेटा बाहर से वापस आता है। उसकी उम्र करीब 15-16 साल होती है और उसने मिट्टी से सने कपड़े पहने होते हैं। वो खुशी से बोलता है, डैड देखिए आज मैं क्या लेकर आया हूं। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर घर के अंदर बैठे हम दोनों अनजान लोगों पर पड़ती है, जिस पर वो 2 सेकंड के लिए वहीं जम जाता है और फिर बिना कुछ कहे तुरंत मुड़कर वापस बाहर की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद जब वो लड़का दोबारा अंदर आता है तो उसका पूरा अंदाज बदल चुका होता है। अब वो बिल्कुल सभ्य और शालीन बनकर दरवाजे से अंदर आता है, धीरे से शॉप ओनर के पास बैठ जाता है, जिस पर फू यानन पहले मेरी तरफ देखती है, फिर उस लड़के की तरफ। बिल्कुल मेरे अनशेन जैसा है। दोनों ही पल भर में अपना चेहरा बदल लेते हैं, लेकिन अगले ही पल वो मन ही मन मुस्कुरा देती है। वैसे चाहे कुछ भी हो, मेरे अनशेन सबसे हैंडसम है। इसके बाद चारों लोग चुपचाप अपना अपना खाना खाने लगते हैं। पूरा खाना बिना किसी बातचीत के शांत माहौल में खत्म होता है। हालांकि मैं यहां गेस्ट होता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं बिना बुलाए खाना खाने बैठ गया हूं, जिस पर मेरे मन में आता है कि खाना खाकर यूं ही चले जाना ठीक नहीं होगा। मैं कुछ करने ही वाला होता हूं कि तभी फू यानन बिना एक पल गनवाए मेरे हाथ से बाउल ले लेती है। ये मैं कर लूंगी। मैं हैरानी से उसे देखता रह जाता हूं। फू फैमिली की वो यंग मिस, जिसके हाथों ने शायद कभी पानी तक नहीं छुआ, इस वक्त अपनी स्लीव्स चढ़ाकर बर्तन धोना शुरू कर देती है। उसे देखकर मेरे मन में अचानक एक ख्याल आता है, फू यानन मेरे जैसे एक सब्स्टिट्यूट के लिए भी इतना सब कर सकती है, तो फिर जब उसके रियल मूनलाइट लव के सामने होगी, क्या वो अपनी सारी ईगो और डिग्निटी भी छोड़ देगी? मैं कमरे के कोने से झाड़ू उठाता हूं और घर साफ करना शुरू कर देता हूं, जिस पर फू यानन बर्तन धोते धोते बार बार मेरी तरफ देखती रहती है। अचानक वो अपने हाथ झटक कर सुखाती है, फिर मेरे पास आकर मेरी दोनों हथेलियां पलट पलट कर देखने लगती हैं। जब उसे कहीं भी कोई चोट या छाला नहीं दिखाई देता, तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। मैं उसे हैरानी से देखता रह जाता हूं। मुझे समझ ही नहीं आता कि उसे अचानक क्या हो गया है। मैंने ऐसा भी नहीं कि पहली बार झाड़ू पकड़ी हो, जिस पर वो फिर से वापस जाकर बर्तन धोने लगती है और मैं भी हल्की सांस लेकर दोबारा सफाई करने लगता हूं। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे दिमाग में एक बेहद जरूरी बात आती है। फू यानन की ये सारी नरमी
उसकी सारी केयर, ये सब सिर्फ मुझे ट्रैप करने के लिए है। पहले जो उसकी स्वीटनेस थी वो भी सिर्फ दिखावा था ताकि मैं अपनी गार्ड नीचे कर दूं। और अब लगता है उसका प्लान सच में कामयाब हो चुका है, क्योंकि जाने अनजाने मैं उसके ऊपर डिपेंड होना शुरू कर चुका हूं। मैं इन्हीं बातों में खोया रहता हूं। मेरी भौहें अपने आप सिकुड़ जाती हैं, यहां तक कि कोई मेरे बिल्कुल पास आ जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता। तभी मेरे कान के पास किसी की गर्म सांस महसूस होती है। अनहशेन। मैं चौंक कर पीछे मुड़ता हूं, जिस पर देखता हूं कि फू यनयान अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही होती है। मैं बिना कुछ बोले तुरंत पीछे हटता हूं और आंगन के दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो जाता हूं। आंगन में अभी और भी लोग मौजूद होते हैं, इसलिए मुझे यकीन होता है कि फू येनन यहां मेरे साथ कुछ नहीं करेगी। जिस पर फू येनन का छोटा सा चेहरा तुरंत उतर जाता है। अब जाकर मुझे समझ आया लोग क्यों कहते हैं कि प्यार में इंसान को बहुत दर्द सहना पड़ता है। मेरा दिल सच में बहुत दुख रहा है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, जिसे पा नहीं सकती उसी से बार बार प्यार करती जा रही हूं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके दिल में इतनी सारी बातें चल रही हैं। सफाई खत्म होने के बाद मैं खुद को बार बार याद दिलाता रहता हूं, मुझे होश में रहना है, उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। मुझे जानबूझकर उससे डिस्टेंस बनाकर रखनी होगी, उसे मेरे करीब आने का एक भी मौका नहीं देना है। जिसके बाद जब शॉप ओनर रात रुकने की बात पूछते हैं तो मैं जानबूझकर साफ साफ कह देता हूं हमें 2 अलग अलग कमरे चाहिए। जिस पर फू येनन तुरंत समझ जाती है कि अनशिन जानबूझकर उससे दूरी बना रहा है। वो मन ही मन पछताते हुए सोचती है, कल रात ही मुझे लोगों से इन्हें पकड़वाकर बांधकर वापस ले जाना चाहिए था। आखिरकार शॉप ऑनर हम दोनों के लिए 2 कमरे तैयार कर देते हैं। दोनों कमरे एक दूसरे के बिल्कुल बगल में होते हैं। रात को कमरे की विंडो खुली रहती है ताकि हवा आती रहे, लेकिन आधी रात को अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके साथ जोरदार थंडर भी गूंजने लगता है। अचानक उसी आवाज से मेरी आंख खुल जाती है। मैं कुछ पल तक चुपचाप लेटा रहता हूं। फिर मेरे मन में ख्याल आता है, क्या मुझे जाकर फुयनन को देख लेना चाहिए? उसे तो थंडर से बहुत डर लगता है। लेकिन दूसरी तरफ फुयनन ने तो अभी तक सोया ही नहीं होता। वो चुपके से मेरे कमरे में आने की तैयारी कर रही होती है। तभी जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, मुझे वहीं खड़ा देखकर रंगे हाथों पकड़ी जाती है। मैं शांत आवाज में कहता हूं, अंदर आ जाओ। जिस पर फू येनयान के होंठ अपने आप मुस्कुरा उठते हैं। मुझे पता था अनशिन के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। इसके बाद मेरा इरादा होता है कि अगली सुबह उसे यहां से वापस भेज दूं, लेकिन पता नहीं कब मेरी आंख लग जाती है और मैं सीधे दोपहर तक सोता रह जाता हूं। इतना ही नहीं, मुझे हल्का फीवर भी हो जाता है। मैं थकान से धीरे धीरे आंखें खोलता हूं, जिस पर सबसे पहले मेरी नजर फू येनयान की मुस्कुराती आंखों पर पड़ती है। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठता है। पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ होता है। मैं मुश्किल से उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन तभी फू येनन जल्दी से आकर बेड के किनारे बैठ जाती है। पति जी, आप जाग गए। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। मैं मुश्किल से अपनी भारी पलकों को उठाता हूं, लेकिन अगले ही पल चक्कर आने लगता है। मेरी नजर धुंधली हो जाती है और मैं वापस तकिए पर गिर जाता हूं। जिस पर फू येनयान तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से मेरा माथा छूती है। मेरा शरीर तेज बुखार से तप रहा होता है। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ जाती हैं और फिर वो बिना देर किए कमरे से बाहर भाग जाती है। उस वक्त चाइनीज मेडिसिन शॉप में सिर्फ कल वाला लड़का ही मौजूद होता है। जैसे ही वो फू येनन को बाहर भागते देखता है, वो विनम्रता से कहता है, गुड मॉर्निंग सिस्टर। लेकिन फू येनन सीधे उससे पूछती है, यहां आसपास कोई हॉस्पिटल है? उसने पहले ही सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया होता है। आखिर इस सुनसान पहाड़ी इलाके में हॉस्पिटल कहां मिलने वाला था? जिस पर लिनजी 2 सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर तुरंत अपने हाथ का काम नीचे रख देता है। दीदी, मेरे साथ आइए। फू येनन बिना कुछ सोचे तुरंत उसके पीछे चल देती है। कुछ ही देर बाद दोनों एक पुराने घर के सामने पहुंचते हैं, जिसके बाहर लकड़ी का एक साइन बोर्ड टंगा होता है। उस पर लिखा होता है, लिनशान मेडिकल क्लिनिक। लिनजी दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर इंतजार करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जिस पर वो बड़े आराम से दरवाजे के ऊपर बने छोटे से स्लॉट में छिपी हुई चाबी निकालता है। फिर दरवाजा खोलकर सीधे अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर उन्हें एक बुजुर्ग दादी दिखाई देती हैं। उनकी उम्र काफी ज्यादा होती है। लिनजी आगे बढ़कर उनके हाथ से लकड़ी का मोटर ले लेता है, जिस पर फू येनन जल्दी जल्दी पूरी सिचुएशन उन्हें समझाती है। दादी बिना समय गंवाए अपना मेडिकल बॉक्स उठाती हैं और फिर तुरंत हमारे कमरे की तरफ चल पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही वो मेरे बेड के पास पहुंचती हैं, मैं अचानक फू येनियन के कपड़ों का किनारा कसकर पकड़ लेता हूं। जिस पर फू येनियन बहुत प्यार से मेरा हाथ थपथपाती है। गुड बॉय, पहले डॉक्टर को आपको चेक करने दीजिए। इतना कहकर वो धीरे धीरे मेरे और करीब झुक जाती है। इतना कहते ही उसे मेरी धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे छोड़कर मत जाना। जिस पर फोया नियन की आंखों में हल्की सी हलचल आ जाती है
और उसके दिल में जैसे एक के बाद एक लहरें उठने लगती हैं। वह मुझे जवाब देने ही वाली होती है, तभी उसे मेरी एक और बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। मेरी आवाज में दर्द, बेबसी और रुक रुक कर निकलती सिसकियां होती हैं, जो सीधे उसके दिल तक पहुंचती हैं। यह सुनकर फोयनियन का दिल आधा ठंडा पड़ जाता है और उसके होंठों पर आने वाले सारे दिलासा देने वाले शब्द वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में 39 डिग्री बुखार दिखता है, जिस पर मैडम लाम बिना घबराए फीवर की दवा और बुखार कम करने का सामान निकालती हैं। वह कहती हैं, ये सारी दवाइयां मैं हर साल पहले से तैयार रखती हूं, ताकि अगर इसे अचानक बुखार आ जाए तो तुरंत काम आ सकें। इसे टाइम पर दवा देना, इसके माथे और हथेलियों को गीले कपड़े से साफ करते रहना, इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सामने वाले घर में आकर मुझे बुला लेना। जिसके बाद लाम तुझे हल्का सा झिझकता है, लेकिन फिर उनके साथ बाहर चला जाता है। वह आंगन में बैठा रहता है और बीच बीच में घर के अंदर एक दूसरे से चिपके बैठे उन दोनों को देखता रहता है। यह देखकर वह मन ही मन सोचता है कि अगर आगे चलकर इन दोनों का बच्चा हुआ तो वह जरूर बहुत खुशकिस्मत होगा। लेकिन दूसरी तरफ अभी फोयनियन का बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं होता। वह मन ही मन खुद को डांटती रहती है। उसकी लाइफ पहले ही इतनी मुश्किल है, अगर उसका पति उस बड़ी बहन को याद करना चाहता है तो करता रहे। आखिर उसके अपने पति के दिल में अब भी किसी दूसरी औरत की जगह है। शादी उसके साथ हुई है, लेकिन वह आज भी उस सफेद चांद जैसी लड़की को नहीं भूल पाया है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो कितनी बेइज्जती होगी। फिर उसे याद आता है कि शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उसने सबके सामने बढ़ा चढ़ाकर कहा था कि उसका पति उससे इतना प्यार करता है कि एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकता। और इस बार जब वह बाहर निकली थी, तब भी उसने लोगों से यही झूठ बोला था कि वह अपने पति के साथ वेडिंग एनिवर्सरी ट्रिप पर जा रही है। जब भी लोग उन्हें हमेशा साथ रहने, बूढ़े होने तक एक दूसरे का साथ निभाने और जल्दी बच्चा होने की शुभकामनाएं देते हैं, तो वह मुस्कुराकर सबकी बातें सुन लेती है। लेकिन उसके दिल में सच हमेशा साफ रहता है। उसका पति कभी भी उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना नहीं चाहता था। उसे जैसे ही मौका मिलता है, वह हर बार उसकी पकड़ से दूर भागने की कोशिश करता है, जिस पर वह खुद को बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाती। यह सोचते ही उसका चेहरा और भी ज्यादा उदास हो जाता है। इधर मेरी आंख खुलती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूं, जिस पर मैं तुरंत आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगता हूं। फोयनियन मेरी हथेलियों पर अल्कोहल लगाकर उन्हें धीरे धीरे साफ करती रहती है और पूरा ध्यान रखती है कि मैं कहीं हिल न जाऊं। फिर वह धीरे से पूछती है, आप जाग गए? उसकी आवाज पहले से काफी भारी और थकी हुई लगती है, जिसे सुनकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूं। मैं आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता हूं और तभी पहली बार महसूस करता हूं कि आज फोयनियन बिल्कुल अलग लग रही है। उसके हमेशा करीने से सजे रहने वाले बाल अब थोड़े बिखरे हुए होते हैं, जिस पर मुझे